चलो। अच्छा देखो, ये जो हम लोग का ये तरंगाग्र है, ये मेन तरंगाग्र है। इससे कुछ दूरी पर होगा तो इसको ऐसे करके अटैच करा दो आगे, है ना। मान लो आर दूरी पर है और ये उधर आगे की ओर अग्रसर है। जरूरी नहीं है ना इसी में से जाए, कहीं से भी तुम लोग ले जा सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग वाला उसी के तो प्रत्येक बिंदु, तरंग आगा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है वो स्रोत की तरह कार्य करता है। हो गया। चलो उसी में लिखो तरंगिकाओं का सिद्धांत। पहला सिद्धांत, दो तीन है, ज्यादा नहीं है। लिखो, किसी तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक बिंदु, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती है। चारा पानी देना पड़ता है ना, चारा पानी देना पड़ता है कह रहा हूं। जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती है, तुमको नहीं मिला है ना, अभी तुमको भी मिलेगा। जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। हो गया। उसके बाद अगला लिखो दूसरा। द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल, द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल मूल तरंगों की चाल के बराबर होती है। ये तुम लोग का बढ़िया बराबर जाएगा ना, मेरे से नहीं गया है, पूरा ऐसे बराबर जाएगा, पहला और दूसरा सेम बराबर जाएगा। ठीक, मेरा गोला छोटा बड़ा हो गया इससे नहीं गया। द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल मूल तरंगों की चाल के बराबर होती है, या मूल तरंगिकाओं के चाल के बराबर होती है, जैसे भी लिखो। तीसरा लिखो, उसी में तीसरा पॉइंट बनाओ। यदि इन तरंगिकाओं पर यदि इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर यदि इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर एक स्पर्श रेखा खींचे, इस टाइप का है स्पर्श रेखा, ये किनारे किनारे को जो टच कर रहा है ना, एक स्पर्श रेखा खींचे, छुए वाला रेखा, जय छुआत भागे, तो वह उस क्षण तो वह उस क्षण नए तरंगार्ग की स्थिति को प्रदर्शित करता है, नए तरंगार्ग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। हो गया। हो गया। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसी में, है ना।
एक्स्ट्रा क्या, हाइगेन का सफलता और असफलता देखो, कहां कहां वो सफल हुआ, कहां कहां असफल हुआ, है ना। पहले हम लोग बात करेंगे सफलताओं के बारे में, हाइगेन का, किस किस चीजों में सक्सेस हुआ और किस किस चीजों में अनसक्सेसफुल हुआ, असफलता। तो देखो पहला, हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत था उससे हम लोग अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम लोग अपवर्तन और परावर्तन इन सब की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं, है ना। हाइगेन ने सिद्ध करके प्रूफ करके बता दिया व्याख्या करके, है ना। दूसरा क्या किया, इससे विवर्तन और व्यतिकरण, इन सब का भी हम लोग का व्याख्या करके बता दिया। इन दोनों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। इन दोनों को आगे पढ़ेंगे, विवर्तन और व्यतिकरण को, है ना। तो इन सब में वो क्या हुआ, सफल हुआ। हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत था इन सब में सफल हुआ, व्याख्या सफल कर दिया। क्या क्या को सफल नहीं कर पाया, तो असफल हुआ। पहला, उसने क्या किया, सर्वव्यापी इथर मान लिया, सर्वपापी इथर है बोल दिया, मतलब ब्रह्मांड में सब जगह इथर मौजूद है बोल दिया, जो कि गलत है, क्योंकि इथर क्या है हम लोग का, काल्पनिक है, ये सर्वव्यापी नहीं हो सकता, है ना। दूसरा, उसने क्या किया, प्रकाश को अनुदैर्ध्य प्रकाश बोल दिया, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में है। जो हम लोग का प्रकाश है वो किस रूप में है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में है, ऐसा बोल दिया। अनुदैर्ध्य जानते हो, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ किसको कहते हैं, नहीं, ये तो असफल हुआ ना, बाद में फिर हम लोग को पता चला कि वो कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुदैर्ध्य तरंग है, तो अनुदैर्ध्य मतलब क्या होता है, संपीड़न और विरलन के रूप में हो, मतलब ऐसे पास पास फिर दूर, फिर पास पास फिर दूर, ऐसे, है ना। ये क्वाइल के रूप में बता रहा हूं, है ना, अगर उस रूप में पढ़ोगे तो। और अनुप्रस्थ किसको कहोगे, ऐसे श्रृंग और गर्त के रूप में रहेगी, ऐसे, है ना, इस रूप में रहेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसने क्या किया, प्रकाश की तरंग किस रूप में होती है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होती है, ऐसा उसने कहा, जो प्रॉपर हम लोग का क्या था, गलत था। बाद में हम लोग को प्रयोगों से यह पता चला कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग न होकर किस रूप में है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में है। ठीक, यह दो था उसका कमी। तीसरा कमी क्या था, यह वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। इसका हाइगेन जो था ना, हाइगेन, इसने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है मैं तुम लोग को बता चुका हूं, धातु की प्लेट से ले इसको टकराओगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, वही वाला, उसी का व्याख्या ये नहीं कर पाया, है ना। तो ये सब उनकी क्या थी, कमी थी, असफलता थी। ये सब बोला था लेकिन असफल हो गया, और इन सब में उसका जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, पूर्णता क्या किया, व्याख्या किया। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन की व्याख्या, क्योंकि परावर्तन सरल है और अपवर्तन थोड़ा सा कठिन है, तो पहले सरल को देखेंगे, परावर्तन को। ठीक, चलो अब अगला हेडिंग डालो। हो गया, चलो अब देखो अध्यारोपण का सिद्धांत, हेडिंग डालो। देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है ना। जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, दो या दो से अधिक तरंगे, समझना, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, तो उनका जो परिणामी विस्थापन है उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब दो या दो से अधिक तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे जब माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, तो उनका जो परिणामी विस्थापन होता है वो उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। तो चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख सकते हो, चलो बोल रहा हूं, है ना, बोल दे रहा हूं, चलो। जब दो या दो से अधिक तरंगे, लिखो ना, बोल रहा हूं, थोड़ा सा आवाज डाउन है, सॉरी। जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, तो उनका जो परिणामी विस्थापन है, उनका जो परिणामी विस्थापन है
ऐसा लिखो, तो उनका परिणामी विस्थापन जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, तो उनका परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। वो तुम लोग को तो बता चुका हूं ऑफलाइन, हाइगेंस के, हाँ, हाइगेंस के नियम के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन के नियम की व्याख्या, उसको ऑफलाइन बताया हूँ, इसमें नहीं बताया हूँ, है ना। उसको तुम लोग ऑफलाइन करना। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया, सदिश योग के बराबर होता है। अब मान के चलते हैं, मानोगे ना? हाँ, तो मान के चलोगे तो मान के चलो, सूत्र उसका देना चाहोगे दे सकते हो तुम लोग, है ना। यदि किसी माध्यम में संचरित होने वाले संचरित होने वाले तरंगों का, कण का कहता हूं जी, तरंगों, अच्छा का लिखा गया है, तरंगों का आयाम क्रमशः y1, y2, y3, y4 डेश डेश हो, तो उधर yn भी ले सकते हो, है ना। तुम लोग चाहो तो इसको n तक बढ़ा सकते हो, डेश डेश yn हो, तो और सब में वेक्टर डाल देना क्योंकि सदिश योग के बराबर होता है ना। yn हो तो परिणामी विस्थापन, सॉरी आयाम बोल दिया, विस्थापन है ना। परिणामी विस्थापन y बराबर हो जाएगा, y वेक्टर बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डेस 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 प्लस yn। ठीक, ये होता है। मतलब जब किसी माध्यम में संचरित होने वाले जो तरंगे हैं, मतलब जब दो या दो से अधिक तरंगों को किसी माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित किया जाता है या भेजा जाता है ना, एक साथ पहुंचती है, जैसा भी बोलना चाहो, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है, तो उनका जो परिणामी विस्थापन है, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यह बराबर का चिन्ह है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। समझ गए? हाँ, बस। अच्छा, परिणामी विस्थापन का मान अधिकतम कब होगा? देखो इसका चित्र भी समझ लो ऐसे। परिणामी विस्थापन अधिकतम कब होगा? जब दो श्रृंग एक साथ मिले या दो गर्त एक साथ मिले, तो परिणामी विस्थापन कैसा होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। जैसे मान लो ये पहला तरंग है, बाई एग्जाम्पल ये, ठीक, ये टी समय है, ये पहला तरंग है और ये आयाम हम लोग का विस्थापन वाई है, पहला तरंग है। ठीक, और ये दूसरा तरंग है, मान के चलो ये दूसरा तरंग है। पहले तरंग का आयाम विस्थापन y1, दूसरे तरंग का हम लोग क्या ले लेते हैं, y2। तो इनका जो परिणामी होगा ये यहां होगा, y। ठीक, ये चाहो तो डैश डैश करके बना सकते हो, पेपर में 3 कलर तो यूज नहीं करोगे, ब्लैक ब्लू दो ही यूज करोगे, तो एक को डैश डैश करके बना देना। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसमें और कुछ कुछ जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये तुम लोग का अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों के लिए लागू होता है ना। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों प्रकार की तरंग के लिए ये अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग का क्या है, लागू होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि अनुप्रस्थ तरंग में ही होगा या अनुदैर्ध्य तरंग में ही होगा, दोनों तरंग के लिए ये लागू होता है। दूसरा चीज यह कहना चाहिए हम लोग का, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी लागू होता है। नोट पॉइंट याद रखना इसमें, है ना। नोट पॉइंट क्या क्या, पहला यह अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों तरंग के लिए लागू होता है, दोनों तरंग के लिए क्या होता है,
लागू होता है, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी ये लागू होता है। किसके लिए? यह जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी लागू होता है। ठीक। बस उसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण है। चलो इसको नोट करो, फिर व्यतिकरण बताते हैं छोटा सा। हो गया। अब हेडिंग डालो व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का क्या देखेंगे हम लोग? व्यतिकरण के बारे में देखेंगे। ठीक, हेडिंग डालो प्रकाश का व्यतिकरण, फिर व्यतिकरण बता रहा हूं। हो गया हेडिंग। हम्म हाँ, उसके बाद फिर वही है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण के नियमों की व्याख्या, बस यही है हम लोग का। ठीक। तो देखो, जब किसी माध्यम में, देखो एक हम लोग माध्यम लेंगे, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, है ना, एक ही आवृत्ति, देखो आवृत्ति एक होना चाहिए, आवृत्ति एक होना चाहिए, लेकिन तरंग क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। ठीक। तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक दिशा में चलती है ना, एक दिशा में चलती है, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता कभी अधिकतम प्राप्त होती है और कभी कैसी प्राप्त होती है? न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? व्यतिकरण। अर्थात प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। ऐसे भी कह सकते हो तुम लोग को जो सिस्टम अच्छा लगे, है ना, वैसे लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है ना, या ऐसा देखो, अगर तुम लोग अपने टाइप से जमा के लिखोगे तो ठीक है ना, या फिर मैं बोल रहा हूं ऐसा लिख सकते हो। ठीक। तो जब किसी माध्यम में, देखो परिभाषा क्या होगा, मान लो ये एक माध्यम है, ये एक क्या है हम लोग का? माध्यम है। ठीक। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ, अब एक साथ जाएगी, अलग अलग तो जाएगी नहीं। जब किसी माध्यम में एक आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में संचरित हो, ऐसा नहीं एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, वैसा नहीं, एक दिशा में संचरित हो, तो क्या होता है? इस माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, कहां कहां हमको नहीं पता, इस माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता कभी अधिकतम प्राप्त होगी, कभी परिणामी तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, या कह सकते हैं तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, समझे इतना चीज मेरा बात को? चलो मैं परिभाषा बोल रहा हूं, लिखते जाओ। जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, जब किसी, हाँ लिखो ना, एक, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है, एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है, एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, यहां पर माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम, परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा न्यूनतम प्राप्त होती है, तथा न्यूनतम प्राप्त होती है।
पूर्ण विराम। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक। अच्छा, नोट पॉइंट में याद रखना, इसमें नोट पॉइंट में क्या याद रखोगे? प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम के वर्ग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसको माइंड में बैठा के रखना, भूलना मत। ठीक। हाँ, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। दूसरा चीज, ये जो व्यतिकरण है ये भी हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों तरंगों के लिए लागू होता है। जैसे हम लोग का पिछला पढ़े ना, अध्यारोपण का सिद्धांत, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों में लागू हुआ था। बस ये भी व्यतिकरण जो है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों में लागू होता है। प्लस इसमें जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। इसको नोट करोगे? चलो नोट करो। उसके बाद व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, उसको बता दे रहा हूं क्या क्या है उसको। फिर उसके बाद इसका गणितीय व्याख्या को हम लोग कल देखेंगे। ठीक। छोटा सा आज कम पढ़ाते हैं बस। हो गया? चलो अब लिखो, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है हम लोग का समपोषी व्यतिकरण। पहला क्या होता है हम लोग का? समपोषी व्यतिकरण। उसके बाद दूसरा है हम लोग का विनाशी व्यतिकरण। ठीक। समपोषी व्यतिकरण और क्या है? विनाशी व्यतिकरण। हेडिंग डालो समपोषी व्यतिकरण, उसके बाद फिर लिखवाता हूं। हो गया? तो क्या होगा जब प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, तो जब प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो। जब प्रकाश के व्यतिकरण के कारण परिणामी तीव्रता, मतलब तीव्रता मतलब सीधा वही है आयाम, अधिकतम प्राप्त हो, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को प्राप्त हो, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को, इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोगों? समपोषीकरण। जब प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है ना? ठीक। जब प्रकाश तरंग कह सकते हो, जब प्रकाश के तरंगों के कर दो, चलो जब प्रकाश तरंगों के, इसके को काट के उसके कर दो, थोड़ा सा जमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रकाश तरंगों के, ठीक, जब प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक। अब ये कंडीशन हम लोग को कब प्राप्त होगा? ये कंडीशन कब प्राप्त होगा बताओ? जब दोनों तरंगे समान कला में मिले। समान कला में मिले मतलब पहली तरंग का जो श्रृंग है दूसरी तरंग के श्रृंग से, और पहली तरंग का जो गर्त है वो दूसरे तरंग के गर्त से प्राप्त हो। मतलब वही जो पहले बताया था वही। देखो, ये पहली तरंग, ये इसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना? फिर दूसरी तरंग को मैं नीला में दिखा देता हूं, ये ये ठीक। तो परिणामी जो हम लोग का तीव्रता है वो अधिकतम प्राप्त होगा। ये क्या समझे? पहली तरंग का जो श्रृंग है दूसरी तरंग के श्रृंग से, और पहले तरंग का जो गर्त है दूसरे तरंग के गर्त से जब मिलती है, तो परिणामी जो तीव्रता है वो हमको कैसे प्राप्त होती है? अधिकतम प्राप्त होती है ना? ये तीर का निशान दे देना, ये हम लोग का चल रहा है
तरंग शो करेगा तब तो बनेगा, वहां पर भी तीर का निशान देना। ये टी समय है, ये वाई है विस्थापन हम लोग का, है ना। और चाहो तो ये फर्स्ट हम लोग का पहला तरंग है, प्रथम तरंग, और ये नीला वाला हम लोग का कैसा है, द्वितीय तरंग, और ये लाल वाला जो है ये क्या है, परिणामी तरंग, है ना, परिणामी तरंग। तो देखो जब संपोषी व्यतिकरण क्या है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण परिणामी तीव्रता देखो ये अधिकतम प्राप्त हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण। कब प्राप्त होता है, जब दो तरंगों का श्रृंग, मतलब प्रथम तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग के साथ, और प्रथम तरंग का जो गर्त है वो दूसरे तरंग के गर्त के साथ, ठीक, मतलब श्रृंग श्रृंग या गर्त गर्त जब मैच होगा तब हम लोग का संपोषी व्यतिकरण आएगा, सीधी सी बात, ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद विनाशी व्यतिकरण बताते हैं। चाहो तो लिख सकते हो, समान कला में मिलता है ऐसे करके, समान कला में हो कब, जब तरंगे, जब तरंग समान कला में हो गए तो संपोषी व्यतिकरण, तीव्रता अधिकतम, ठीक, और विपरीत क्रम में विनाशी। नोट करो इसको, फिर विनाशी को बताते हैं। हो गया, चलो अब विनाशी का देख लो, बस छोटा सा चेंज होगा, ये हो गया हम लोग का विनाशी। व्यतिकरण दूसरा, जब प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण परिणामी तीव्रता कैसी प्राप्त हो, न्यूनतम प्राप्त हो, तो इस प्रकार के तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जो हम लोग को तरंग का जो तीव्रता चाहिए था वो हमको तीव्रता कैसा मिला, कम। कब होगा, जब तरंग जब तरंगे कैसी होंगी, विपरीत कला में। विपरीत कला में कहने का मतलब क्या है, समझना। ये हम लोग का टी जा रहा है समय, ये वाई विस्थापन उधर। अब देखो ये पहला तरंग है, बाई चांस, बाई चांस क्या है, ठीक। अब दूसरा तरंग को इसके ऑपोजिट बताऊंगा मैं, ये थोड़ा देख लेना, ठीक। ये पहली तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के गर्त के साथ, और दूसरे तरंग का जो श्रृंग है वो पहले तरंग के गर्त के साथ ऐसे मैच होता है, तो उस समय हम लोग का परिणामी तीव्रता कैसा प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। ये हम लोग का परिणामी तीव्रता है। क्यों, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर है, तो न्यूनतम हो जाएगा ना पूरा एक दूसरे को, क्योंकि इधर तुम लोग प्लस में लोगे और नीचे क्या लोगे, माइनस में, तो एक दूसरे को नष्ट करेगा। मान लो ये फर्स्ट वेव है, पहला प्रथम तरंग है ना, और ये सेकेंड वेव है द्वितीय तरंग, तो एक दूसरे को नष्ट कर देगा, है ना। तो यही है मतलब, श्रृंग और गर्त, पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से, या दूसरे तरंग का जो गर्त है पहले तरंग के श्रृंग से, ऐसे मैच होता है। तो परिणामी जो हम लोग का तीव्रता है वो कैसा प्राप्त होता है, न्यूनतम। क्यों, क्योंकि तरंगे कैसे है, विपरीत कला में है, एक उधर एक उधर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 एक दूसरे को, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग का परिणामी तीव्रता कैसा प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है, क्योंकि तरंगे कैसी होती है, विपरीत कला में, जिसके कारण हम लोग का ये जो व्यतिकरण है या यह जो घटना है ये कैसा कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण का कहलाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। देखो कल जब आओगे तो विनाशी व्यतिकरण का सॉरी व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या बता देंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। चलिए नोट करिए।